Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पैराप्लेजिया के डायग्नोसिस और फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट में हम आज कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे और बेसिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और अपने अगली वीडियो में हम बाकी फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे सो दैट कोई एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया पैराप्लेजिया के कॉजेस के बारे में, जहां हमने अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स देखे जिसमें फॉक्स सेरिब्राई का ट्यूमर, सेजाइटल साइनस, सुपीरियर सेजाइटल साइनस का थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल आर्टरी एंड अनपेयर्ड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस। फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के कॉजेस के बारे में देखा। फिर हमने लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के बारे में भी बात की। उसके बाद हमने बात किया साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में और पैराप्लेजिया से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज डायग्नोसिस के बारे में। जनरली पैराप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए अगर सही फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो वो इनफ होता है। अगर हम सही तरीके से मसल स्ट्रेंथ और सेंसेशन चेक करें तो हमें पैराप्लेजिया को डायग्नोस करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। सेम जैसे हम हेमीप्लेजिया को डायग्नोस करते हैं उसी तरीके से पैराप्लेजिया को भी हम डायग्नोस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। और उसके बाद हम अगर न्यूरोलॉजिकल डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अपने लोअर लिम्ब का और दोनों लिम्ब में हमें सेम सेंसरी लॉसेस देखने को मिलते हैं तो हम उससे उस डायग्नोसिस को पैराप्लेजिया के नाम से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर और उसी के साथ साथ बाकी ब्लड बायोकेमिस्ट्रीज। इस ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कोई अंडरलाइन कॉज जैसे कि इन्फेक्शन है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिनोपैथी है या कैंसर है, इन चीजों को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिनके लिए हम जो नॉर्मल अपने ब्लड टेस्ट है, रूटीन ब्लड टेस्ट है, उनको करवा करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हीमोग्लोबिनोपैथी तो नहीं है, किसी तरह का बॉडी में कोई कार्सिनोमा सेल्स तो नहीं प्रेजेंट। सो इनके लिए ब्लड टेस्ट यूजफुल होते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन एक बहुत ही पावरफुल और नॉन इन्वेसिव इमेजिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम कंबाइन करते हैं एक्सरे को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हम पिक्चर लेते हैं अलग अलग एंगल से, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम इमेज लेते हैं और इस इमेजेस को अलग अलग स्लाइस और अलग अलग लेवल से चेक करने के बाद हम किसी तरह के ब्रेन ट्यूमर, एन्यूरिज्म, वेस्कुलाइटिस, ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन चीजों को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन हमें पैराप्लेजिया या किसी भी डिजीज में एक कॉज
को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास होता है एमआरआई, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक बहुत ही एक्सट्रीमली एक्यूरेट, नॉन इन्वेसिव, हाईली सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से टिश्यू लेवल पर डिफरेंट इमेजेस, अलग एंगल में इमेजेस हम जनरेट कर सकते हैं। एमआरआई एक्यूरेट आइडेंटिफाई कर सकता है एबनॉर्मेलिटीज को, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। स्पेसिफिकली अगर कहीं पर भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है या न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, तब एमआरआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरआई और सीटी स्कैन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि सीटी स्कैन में हम एक्सरे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मैच करा के हम डिफरेंट इमेजेस को जनरेट करते हैं। लेकिन एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, वहां किसी तरह का कोई रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी एक डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज होता है अगर हमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करना है। किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी अगर ब्रेन में है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है, सो उस करस्पॉन्डिंग चेंजेस को हम ईईजी के पैटर्न से डिटेक्ट कर सकते हैं। ईईजी बेसिकली हमारे ओरिजिन ऑफ सीजर या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एनालाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद अगर क्लिनिशियन चाहे तो वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। इस टेस्ट से बेसिकली बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, जो मसल स्टिमुलेशन है, उसमें जो रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो देखा जाता है। ईएमजी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिससे हम मसल और जो नर्व सेल है उनके हेल्दी कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। नर्व सेल्स कैसे मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं, उनका रेगुलेशन कैसा है, इसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के जरिए पता लगा सकते हैं। बेसिकली जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है कि इनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो ईएमजी इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है डॉक्टर को डायग्नोस करने में कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट है या मसल्स के इन्वॉल्वमेंट है, तो उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी। डायग्नोसिस के बाद अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है पैराप्लेजिक पेशेंट, और एक वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज की जाती है फिजियोथेरेपी में पेशेंट के लिए। सो पहला जो फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक हम यूज करते हैं वो होता है पेशेंट की ब्रीदिंग इंप्रूव करना। क्योंकि अगर पेशेंट को थोरैसिक रीजन में फ्रैक्चर हुआ है या थोरैसिक रीजन, स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक रीजन में इंजरी हुई है, तो उससे उसकी जो ब्रीदिंग है वो वहाँ भी एबनॉर्मेलिटी होने लगती है। तो रेस्पिरेटरी केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम ब्रीदिंग की डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, जैसे पर्स लिप ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इस टेक्निक से एक
रिलैक्सेशन भी होता है पेशेंट। और स्लिप ब्रीदिंग करने के लिए पेशेंट को रिलैक्स होना है, अपने जो नेक और शोल्डर मसल्स है उनको रिलैक्स रखना है, पेशेंट को इनहेल करना है अपने नाक से और 1 2 का काउंट करना, कीपिंग माउथ क्लोज। सो मुंह बंद रख के नाक से इनहेल करना है, बहुत डीप ब्रीथ नहीं, नॉर्मल ब्रीथ हमें लेनी है और इनहेल 1 2 ऐसे काउंट करना है। उसके बाद अपने लिप्स को हमें पर्स शेप या पकर शेप में लाना है, जैसे हम विस्लिंग करते वक्त अपने होठों को बनाते हैं, या हम जब कभी एक कैंडल बुझाते हैं तो जिस तरह से हम एयर ब्लो करते हैं उस शेप में अपने लिप्स को करना है। और उसके बाद उसी शेप में अपने जो हमने एयर इनहेल किया है उस एयर को एक्सेल करना है 4 काउंटिंग तक, यानी एक्सेल 1 2 3 4। इस टेक्निक को अगर पेशेंट बेंडिंग या कोई भी लिफ्टिंग या स्टेयर्स क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी को करते वक्त यूज करते हैं तो सिर्फ पैराप्लेजिक नहीं बाकी हर कंडीशंस में फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। इस टेक्निक को पेशेंट को एटलीस्ट 4 5 टाइम्स इन अ डे प्रैक्टिस करना है, सो दैट उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो करेक्ट हो सके। कुछ इस तरीके से हमें पर स्लिप ब्रीदिंग परफॉर्म करना है। हमें अपने शोल्डर, अपने नेक मसल्स इनको रिलैक्स रखना है, फिर अपने माउथ को क्लोज करके नाक से इनहेल करना है 1 2 काउंट करते हुए। फिर हमें अपने लिप्स को पकर शेप या विस्लिंग शेप में लेके आना है और एक्सेल करना है 1 2 3 4 काउंट करते हुए। अब देखते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को कैसे परफॉर्म करना है। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली लेट जाना है। एक पिलो पेशेंट को अपने सिर के नीचे रखना है और दूसरा पिलो हमें अपने नीज के नीचे रखना है। पिलो जनरली हेल्प करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रहने के लिए। उसके बाद पेशेंट को अपना एक हाथ अपने अपर चेस्ट के मिडिल में प्लेस करना है और दूसरा हाथ अपने स्टमक जो कि रिब केज के जस्ट नीचे हमें प्लेस करना है। फिर हमें धीरे धीरे इनहेल करना है थ्रू नोज। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रीथ है उस ब्रीथ के कारण हमारा जो स्टमक है वो नीचे जाता है, वो अपवर्ड पुश करने की कोशिश करता है अगेंस्ट दी हैंड, वाइल द चेस्ट जो है वो हमारा इंटैक्ट रहता है, उसी पोजीशन में स्टिल रहता है। एक्सेल करते समय हमें अपने जो एब्डोमिनल मसल्स है उनको टाइट करना है और अपने स्टमक को नीचे तरफ फॉल होने देना है। एक्सेल हमें पर स्लिप ब्रीदिंग पैटर्न से ही करना है, जैसे जिसमें हमने विसल का शेप बनाएंगे। उसके बाद हमें एक्सेल 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना और उसके बाद एक्सेल करना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को या ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प से पेशेंट रिलैक्स फील कर सकता है। पेशेंट अगर इसको 5 to 10 टाइम्स करता है या 5 से 10 मिनट एक साथ करता है तो उसे ब्रीदिंग अपने पैटर्न कंट्रोल करने में, उसे अपने जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज है उसे इम्प्रूव करने में काफी हेल्प मिलती और इससे पेशेंट काफी रिलैक्स फील करते।
कुछ इस तरीके से हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। हमें कंफर्टेबली एक पोजीशन में लेटना है। पिलोज हमें सिर के नीचे और अपने घुटनों के नीचे प्लेस करना है। अपना एक हाथ हमें अपर चेस्ट के मिडिल पोर्शन में प्लेस करना है और जो हमारा दूसरा हाथ है उसे रिब केज के जस्ट नीचे अपने स्टमक में प्लेस करना है। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा स्टमक अपवर्ड जाएगा और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम पर्स लिप टेक्निक से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते समय विस्लिंग जैसा शेप हम बनाएंगे अपने होठों का। उसके बाद हम एक्सहेल करते समय 1 2 3 4 का काउंट करेंगे और अपने स्टमक को रिलैक्स करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि टोन चेंज के कारण यानी कि हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिसिटी के कारण कई बार पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर और टाइटनेस डेवलप हो जाती है। सो उस कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक्स यूज करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है इसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। यानी कि पैसिव मूवमेंट पेशेंट को करवाना है बॉडी के हर जॉइंट में। और जैसे अगर हम नी का मूवमेंट करवा रहे हैं तो नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमें करवाना है। हमें हिप का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ये सब करवाने हैं और पैसिवली करवाना है, मतलब पेशेंट को असिस्ट करके करवाना है। इस एक, हर जॉइंट में पेशेंट को एटलीस्ट 8 to 12 टाइम्स परफॉर्म करना है और ये फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को देख करके अटेंडर भी इसे कर सकते हैं, सो दैट हर 2 घंटे या 3 घंटे में इस एक्सरसाइज को रिपीट किया जा सके। अगर ये पैसिव मूवमेंट्स हर एक ड्यूरेशन के बाद रिपीट किए जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट करने के लिए जेंटल रिदमिक स्ट्रेचिंग देना जरूरी होता है। जो हमारी बाई आर्टिकुलर मसल्स होती है यानी जो मसल्स हमारे कई जॉइंट्स के साथ अटैच होती हैं तो उनमें टाइटनेस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम उनमें जेंटल और रिदमिक स्ट्रेचिंग देते हैं तो वहाँ जो टोन रहती है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि अगर मसल्स में टाइटनेस हो गई है तो वहाँ पे टोन इंक्रीज हो जाती है जिसे हम हाइपरटोनिसिटी कहते हैं और पेशेंट स्पास्टिक होने लगता है, पेशेंट स्टिफ होने लगता है। तो इस स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस या रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के लिए पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस या पैसिव मूवमेंट एक्सरसाइजेस के साथ ही एप्रोप्रिएट स्ट्रेचिंग देना जरूरी है। एप्रोप्रिएट स्ट्रेचिंग के साथ एप्रोप्रिएट स्प्लिंट्स का भी यूज किया जा सकता है और प्रॉपर पोजीशन को अचीव करने के लिए ये स्प्लिंट्स हमें हेल्प करते हैं। पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो इसमें भी स्प्लिंट और स्ट्रेचिंग हमारी बहुत मदद करते हैं। अब देखते हैं कुछ पैसिव मूवमेंट्स के बारे में जो पेशेंट को करवाया जा सकता है टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर या ऐसे डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला है हिप और नी का फ्लेक्शन।
हिप और नी को फ्लेक्स करने के लिए हमें जो लेग है उसको हमें एक हाथ पेशेंट के बेंट नी के अंडर प्लेस करना है और दूसरे हाथ से हमें हील को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद हमें नी को लिफ्ट करना है और बेंड करना है टुवर्ड्स द चेस्ट, सो दैट उसका जो नी कैप है वो टुवर्ड्स द सीलिंग पॉइंटेड रहे। जब नी को फ्लेक्स किया जा रहा है और हिप का फ्लेक्शन किया जा रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हिप में कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट एक करेक्ट लाइन में हो। फुट जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए और उसमें कोई स्विंगिंग नहीं होनी चाहिए। सो फ्लेक्स करने के बाद लेग को लोअर डाउन किया जाता है स्टार्टिंग पोजीशन में। कुछ इस तरह से हम इस पैसिव मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए थेरेपिस्ट एक हाथ से हील को स्टेबलाइज करते हैं और दूसरे हाथ को बेंट नी के अंदर रख करके नी को असिस्ट कर सकते हैं या पैसिव मूवमेंट करा सकते हैं। और उसके बाद नी को बेंड करके चेस्ट की तरफ लाया जाता है, वहां होल्ड रख करके फिर उसको लोअर डाउन किया जा सकता है। इससे हिप का, क्योंकि नी का क्योंकि बेंडिंग है तो हिप नी का फ्लेक्शन और हिप का फ्लेक्शन भी होता है। हिप रोटेशन। हिप रोटेशन करवाने के लिए एक हाथ पेशेंट की थाई में होगा और दूसरा हाथ पेशेंट के नी के जस्ट बिलो होगा। नीज को बेंड करके चेस्ट की तरफ लाते हुए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है हिप और नी के बीच में। फुट पेशेंट का जो रहता है उसे थेरेपिस्ट अपनी तरफ खींचता है और अपने से खींच करके दूरी तरफ यानी पुश करता है। उसके बाद हमें पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट या एंड फील पे हमें वो क्रॉस नहीं करनी और फिर हमें लेग को लोअर करना है या नीचे करना है सो दैट पेशेंट स्टार्टिंग पोजीशन में आ सके। इसी को हम पिक्चर से भी समझते हैं। कुछ इस तरह से हमें हिप का रोटेशन करना है। हिप के रोटेशन के लिए पेशेंट को हिप नी को बेंड करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एक हाथ से थाई को स्टेबलाइज करना है, थाई में रखना है, दूसरे हाथ से नी के जस्ट नीचे प्लेस करना है। उसके बाद हमें पुश और पुल का मूवमेंट करना है। इस मूवमेंट करने से हमारे जो हिप है वहां पे रोटेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। सो इससे हमारी हिप में मोबिलिटी बनी रहती है, वहाँ कॉन्ट्रैक्चर नहीं डेवलप होने पाता है, साथ ही टाइटनेस भी डेवलप नहीं हो सकते। हिप एबडक्शन। जैसा हमने हिप और नी फ्लेक्शन में हमारे हैंड प्लेसमेंट थे कि पेशेंट की जो थेरेपिस्ट का एक हाथ है वो नी के नीचे होगा और दूसरे हाथ से वो हील को स्टेबलाइज करेगा। नी को स्ट्रेट रखते हुए पेशेंट को जो थेरेपिस्ट है पेशेंट का लेग वो बेड के सरफेस की तरफ पहले अपनी तरफ ले आते हैं और फिर दूर ले जाते हैं। यानी कि पहले पेशेंट के पैर को वो थेरेपिस्ट अपनी तरफ लेके आएंगे और फिर अपने से दूर करेंगे। सो एक अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री का एंगल बनता है और उसके बाद हम जो पैर है उसे वापस नीचे कर देंगे और दूसरे पैर से हम रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह से हम हिप का एबडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हील को स्टेबलाइज किया जाता है, हील में प्लेस किया जाता है ताकि जो हमारी हिप जॉइंट है वो स्टेबलाइज रहे।
एक हाथ फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट है उसके नी के नीचे प्लेस करते हैं और फिर टू एंड फ्रो का मूवमेंट करते हैं, यानी कि पैर पहले अपनी तरफ ले आते हैं और फिर टूवर्ड्स दी बॉडी या कि मिड लाइन की तरफ ले आते हैं। इससे हिप का एबडक्शन मूवमेंट होता है और जो हमारी एबडक्टर मसल्स होती हैं उनमें टोन मेंटेन रहती है, वो फ्लैसिड या स्पास्टिक नहीं होने पाते। एंकल रोटेशन, नीज को स्ट्रेट रख करके हम जो थेरेपिस्ट है वो एक हाथ एंकल जॉइंट पे रखते हैं, जिस सो दैट एंकल जॉइंट स्टेबल रहे, और दूसरे हाथ से पेशेंट के जो फुट है उसको इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं। इससे पेशेंट के जो एंकल जॉइंट है वहाँ एक रोटेशन करने से वहाँ की जो मसल्स है और जॉइंट है उनमें स्टिफनेस नहीं आने पाती है, और साथ ही जो रेंज ऑफ मोशन रहता है वो भी मेंटेन रहता है। क्योंकि हमको पता है कि अगर पेशेंट को हाइपरटोनिसिटी हो जाती है या हाइपोटोनिसिटी हो जाती है, तो हाइपरटोनिसिटी में पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, वहीं हाइपोटोनिसिटी में फ्लैसिडिटी के कारण पेशेंट की जो मूवमेंट है वो अब्रप्ट होने लगते हैं या हाइपर मूवमेंट होने लगता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस डेवलप ना हो, हमें एंकल जॉइंट का रोटेशन मूवमेंट और इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट करवाना जरूरी है। टो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, टो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाने के लिए एक हाथ से थेरेपिस्ट फुट को स्टेबलाइज करते हैं और दूसरे हाथ से जेंटल मूवमेंट करते हैं टोज का, जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और बैकवर्ड मूवमेंट होता है। सो इस मूवमेंट से हम टो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा सकते हैं। इस मूवमेंट की हेल्प से टोज की टोन मेंटेन रहती है, उनमें किसी तरह से कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस डेवलप नहीं होने पाती। हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग, हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग के लिए थेरेपिस्ट पेशेंट की हील को एक कप शेप में ग्रैब करता है और अपने फोर आर्म को जो बॉल ऑफ द फुट है वहां उसके अगेंस्ट प्लेस करते हैं। सो जो बॉल ऑफ द फुट होता है उसमें फिर वो प्रेशर लगाते हैं, पुश करते हैं टूवर्ड्स, एक फॉरवर्ड प्रेशर लगाते हैं, और इससे जो बेंडिंग होती है, जो फुट की बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नी होती है। इससे हमारे जो काफ की मसल्स होती है वो भी स्ट्रेच होती है, और उसमें एक मसल में एक स्ट्रेचिंग मेंटेन रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, हील की स्ट्रेचिंग करने के लिए, जॉइंट में एक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने के लिए, स्टिफनेस अवॉइड करने के लिए हम हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें हील कॉर्ड स्ट्रेच परफॉर्म करना होता है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक हाथ से हील की जो हील है उसको स्टेबल करते हैं और अपने फोर आर्म को हील बॉल के अगेंस्ट प्लेस करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने फोर आर्म से प्रेशर लगाते हैं, पुश करते हैं फुट को टुवर्ड्स द नी। इससे जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट से हमारी काफ मसल्स भी स्ट्रेच होती है और साथ ही हमारे जॉइंट की भी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहती है। लंबर रोटेशन,
लंबर रोटेशन परफॉर्म करने के लिए पेशेंट की दोनों नीज को बेंड करना है, दोनों को साथ में लाना है और फिर लोअर करना है वन साइड और दूसरे साइड। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट की अपर बॉडी स्टेबल रहे। इसलिए थेरेपिस्ट अपने एक हाथ से अपोजिट साइड के जो शोल्डर है उनको स्टेबल करते हैं और दूसरे हाथ से एक जेंटल प्रेशर लगाते हैं जो दोनों बेंड नीज पे, जिससे वहां पे जो लंबर है वहां रोटेशन हो सके और सिर्फ लंबर का रोटेशन हो, अपर बॉडी का रोटेशन ना हो सके। इससे हम लंबर की एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, लंबर में एक मोबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही हम कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने से, स्पाइनल कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस डेवलप होने से रोक सकते हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, नी और हील को सपोर्ट के साथ जब हम लेग को रेज करते हैं तो, और हमारी जो नीज अगर स्ट्रेट है, तब हमें हैमस्ट्रिंग एरियाज में हमें स्ट्रेच फील होता है। इस स्ट्रेच को फील करने से या इस स्ट्रेच को करने से पेशेंट की हैमस्ट्रिंग मसल हाइपरटोनिसिटी या हाइपोटोनिसिटी में नहीं जा पाती और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती। इस स्ट्रेचिंग को करने से थाई में एनफ स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग मेंटेन रहती है कि जब पेशेंट जब भी एम्बुलेट करेगा, तो पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल्स में एक बराबर स्ट्रेंथ बनी रहेगी और इसी के हेल्प से हम कॉन्ट्रैक्चर और मसल के जो टाइटनेस है उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग मसल की टाइटनेस है तो उसका इफेक्ट हमारी बैक और हमारे नीज में भी पड़ता है। इसलिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर्स, जैसा हमने पिछले अपने स्लाइड में या पिछले अपने वीडियो में हमने बात किया था कि प्रेशर सोर एक तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं पैराप्लेजिया पेशेंट्स में। क्योंकि पैराप्लेजिक पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक बेड रिडन रहते हैं और अगर उनमें फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग नहीं होती तो उनके बैक रीजन में प्रेशर सोर या बेड सोर डेवलप हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर सोर या बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग करना पेशेंट की बहुत जरूरी होती है। इसीलिए हर आईसीयू वाले पेशेंट्स को हर 2 घंटे में उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग करवाई जाती है सो दैट बेड सोर्स को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि उनमें बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइजेशन रहता है, इसलिए हमारे स्पेसिफिकली बैक रीजन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होता है और उस ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए वहां पे मसाज या फिर फ्रीक्वेंट चेंज इन पोजीशन को यूज किया जा सकता है प्रेशर सोर्स को अवॉइड करने के लिए। लेटरल मेल्योलस, जो नी का हमारा लेटरल एस्पेक्ट है, स्किल ट्यूबोसिटी, सैक्रम, ऑक्सीपिट, ये सब ऐसे रीजन है जहां पे प्रेशर सोर या बेड सोर ज्यादातर डेवलप होते हैं।
क्योंकि ये हमारे बेड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट में जो इमोबिलाइज्ड है तो लंबे समय तक के लिए, तो इन पेशेंट्स में बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स को अवॉइड करने के लिए इनकी जो बेड है उसे भी चेंज किया जाता है, या उनमें एयर बेड का यूज किया जाता है या वाटर बेड का यूज किया जाता है, जिससे उनके बैक और उनके इन रीजन्स में एक्स्ट्रा और अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। पेशेंट को हर 2 घंटे में सुपाइन से साइडलाइन, साइडलाइन से सुपाइन, इस पोजीशन में चेंज किया जाता है। सो और पेशेंट के केयर टेकर्स को भी एजुकेट किया जाता है कि वो पेशेंट की पोजीशनिंग करे, और उसके पीछे का रीजन भी पेशेंट के केयर टेकर्स को बताया जाता है। इसको करने से, पोजीशनिंग को करने से पेशेंट में वेस्कुलराइजेशन बढ़ता है। यानी कि अगर पेशेंट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी तो वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है बैक रीजन की वो कम हो जाती है, और प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण वहाँ के टिश्यूज डेड होने लगते हैं, और डेड टिश्यूज में अल्सर फॉर्म हो सकता है, वहाँ पे सोर्स फॉर्म हो सकते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पेशेंट के बेड चेंज कर दें, यानी कि अगर हम वाटर बेड यूज करें या एयर बेड यूज करें, और उसके साथ ही हम फ्रीक्वेंट चेंज करें पोजीशन का, तो प्रेशर सोर या बेड सोर जैसी चीजों से बचा जा सकता है। इसी के साथ पेशेंट में हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट में केयर टेकर्स ने प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन की है तो पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसा हम जानते हैं कि पैराप्लेजिक पेशेंट में लॉस ऑफ बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल होता है, तो कई टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट यूरिनेट कर देता है और पेशेंट को भी सेंस नहीं होता। सो ये केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को वो चेक करे और पेशेंट को एक क्लीन और हाइजीन प्लेस में रखे, साथ ही पेशेंट की बॉडी को भी टाइम टू टाइम क्लीन करें, सो दैट स्किन इन्फेक्शन ना हो सके। पेशेंट में की स्किन में प्रॉपर मॉइस्चर रहे, पेशेंट के जो ड्रेस है वो क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेस क्लीन नहीं है तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट के प्रोन पोजीशन में ला करके पेशेंट के बैक एरिया में जेंटल और रेगुलर मसाज की जा सकती है। इससे वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ता है, और ब्लड सप्लाई के साथ साथ प्रेशर सोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलर स्पंज बाथ पेशेंट को हेल्प करती है मेंटेन करने में कि वहाँ के जो एरिया है वो हाइजीन मेंटेन रहे और अनवांटेड इन्फेक्शन से बचा जा सके। अगर किसी पेशेंट में प्रेशर सोर्स डेवलप हो गए हैं तो उसके ये प्रोग्नोसिस को पुअर करते हैं, यानी उसमें फिर करेक्ट उसकी जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें भी इंटरफियर करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट हर पोजीशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लायक नहीं होते, क्योंकि उनमें प्रेशर सोर्स डेवलप हो चुके होते हैं।
तो इनको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर पोजीशनिंग करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ इस तरीके से पेशेंट के बैक को मसाज किया जा सकता है, सर्कुलर मूवमेंट वाइब्रेशन के थ्रू पेशेंट की बैक को मसाज किया जा सकता है, सो दैट पेशेंट के बैक में एनफ ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे, पेशेंट किसी भी तरह का प्रेशर सोर न डेवलप हो, क्योंकि प्रेशर सोर डेवलप होने से पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस है और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें भी इफेक्ट होता है। इन केस अगर सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद भी पेशेंट में प्रेशर सोर डेवलप हो चुके हैं, फिजियोथेरेपी टेक्निक जैसे ओजोन थेरेपी, यूवीआर, आईआर, डायरेक्ट करंट जैसी टेक्निक को यूज करके प्रेशर सोर्स को हैंडल किया जा सकता है। आइस मसाज दिया जा सकता है सोर के एजेस में, जिससे वो जिसमें उनकी हीलिंग प्रोसेस प्रमोट हो सके और उनकी हीलिंग फास्टर हो सके। स्टेराइल ड्रेसिंग यानी कि उस प्रेशर सोर की स्टेराइल ड्रेसिंग, प्रॉपर इन्फेक्शन फ्री ड्रेसिंग करना चाहिए जब भी कोई भी फिजिकल थेरेपी मोडालिटी यूज की गई। स्टैंडिंग इन टिल्टिंग टेबल, क्योंकि पेशेंट खड़े नहीं हो सकते, पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ सकते, ऐसे केसेस में टिल्टिंग टेबल बहुत हेल्पफुल होते हैं, सो दैट पेशेंट एक डिफरेंट एंगल में प्लेस हो सके। टिल्टिंग टेबल की हेल्प से पेशेंट के में हम ग्रेविटी के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट एंगल में हम टिल्ट कर सकते हैं, जो कई बार ये हमें सिक्रीशंस को क्लियर करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि पोस्चरल ड्रेनेज जैसा हम जानते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज की जो डिफरेंट पोजीशन है, अगर उसमें हम पेशेंट को प्लेस करते हैं तो अगर पेशेंट के लंग्स में कोई सिक्रीशन है तो उससे भी हम दूर हो कर सकते हैं। इसी के साथ थेरेपिस्ट को टेक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी और प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन भी देना चाहिए, सो दैट जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके और इससे पेशेंट की अलर्टनेस बढ़ सके। ऑडिटरी स्टिमुलेशन का मतलब पेशेंट को स्पीच यानी कि पेशेंट से एक कैजुअल इंट्रोडक्शन, कैजुअल टॉकिंग, इससे और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे करके या पेशेंट को बोल करके कि ये आप ऐसा परफॉर्म करो, ये करो, वो करो, इस तरीके से ऑडिटरी स्टिमुलेशन किया जा सकता है। इस ऑडिटरी स्टिमुलेशन का या इस जेस्चर का पेशेंट पे एक बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है। विजुअल स्टिमुलेशन जनरली पेशेंट को दिया जाता है फैमिलियर फेसेस दिखा करके, ऑब्जेक्ट्स दिखा करके, कोई मूवमेंट्स दिखा करके, या विजुअल किसी फिल्म में या ऑडियो विजुअल सीरीज को यूज किया जा सकता है। इससे पेशेंट की जो विजुअल एबिलिटी होती है उनका स्टिमुलेशन होता है, सो एक ब्रेन की जो सिग्नलिंग टेंडेंसी होती है, प्रोप्रियोसेप्शन होता है, विजुअल स्टिमुलेशन होता है, तो ये बढ़ता है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब टच, इसको फैसिलिटेट करने के लिए हम कॉटन को यूज कर सकते हैं, और इसको फैसिलिटेट करने से अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो जो हमारे मसल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो जैसे जैसे हमारे मसल में जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन मसल का अचीव किया जा सकता है। प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन
पेशेंट को ट्रैक्शन या जॉइंट स्ट्रक्चर में अप्रोक्सीमेशन और ट्रैक्शन दे करके एक स्टिमुलेशन दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट में एक अराउजल रिस्पॉन्स होता है। इस अराउजल रिस्पॉन्स से एक प्रोप्रियोसेप्शन स्टिमुलेशन किया जा सकता है, जिससे जो ब्रेन की जो सिग्नल फैसिलिटेट करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। प्रिवेंशन ऑफ स्पास्टिसिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पास्टिसिटी मतलब हाइपरटोनिसिटी, और हाइपरटोनिसिटी में पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, स्पास्टिक हो जाते हैं, और ये बेसिकली सभी हेड इंजरी के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो ऐसे पेशेंट्स में जेंटल पैसिव मूवमेंट, ग्रेजुअल रिदमिक स्ट्रेचिंग और आइसिंग की हेल्प से हम पेशेंट की मसल्स को स्पास्टिक होने से रोक सकते हैं। प्रॉपर पोजिशनिंग भी यूज की जा सकती है, बायो फीडबैक टूल यूज किया जा सकता है, सो दैट पेशेंट में स्पास्टिसिटी डेवलप ना हो। क्योंकि अगर पेशेंट में एक बार स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है तो पेशेंट की जो एबिलिटी होती है मूवमेंट करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाते, और पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता है अपने मूवमेंट्स में। उनकी सेंसरी लॉस है, इसलिए पेशेंट को किसी तरह का सेंसेशन भी फील नहीं होता। स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम हिप में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, हिप एक्सटेंशन, लोअर लिम्ब को हम एक न्यूट्रल पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में हम देख रहे हैं। पेशेंट को लाइंग या सुपाइन पोजीशन में लाया जा सकता है, और उसमें कोशिश किया जा सकता है कि पेशेंट के नी के अंदर पिलो प्लेस ना हो, और पेशेंट को एक हाइट में, जो उसका जो फुट है वो एक हाइट में प्लेस किया जाए। इससे पोजीशन इस पोजीशनिंग से पेशेंट में हाइपरटोनिसिटी को होने से रोका जा सकता है, पेशेंट की बॉडी को स्टिफनेस से दूर किया जा सकता है। नी के लिए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसको कराने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के जो नीज है उसके नीचे हमें पिलो प्लेस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पिलो प्लेस करेंगे तो वापस से पेशेंट में एक सपोर्टिव हो जाएगा, और सपोर्टिव हमें नहीं करना है। पेशेंट को एक हम एंगल में उसके नीज को प्लेस करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन को मेंटेन करने के लिए, साथ ही स्पास्टिसिटी या हाइपरटोनिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया पैराप्लेजिया पर ये सेशन, जिसमें हमने देखा डायग्नोसिस और कुछ फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में, आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बाकी फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।